गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हम उदाहरण 10 तक का कर चुके हैं और उदाहरण 11वां है। तो इसको समझना, आज मैं आपको दो अवयवों को गुणा करना भी सिखाने वाला हूं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए गुणा करना दो अवयवों को। और इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत आसान, बस आपको एक तरीका सीखना है। ठीक है, चलिए तो उदाहरण 11वां देखिए। पहले तो आपको पता तो चले कि जो अवयव है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। आपको दिया है दो किसान हैं, राम किसान और गुरुचरण। केवल 3 प्रकार की चावल वो उगाते हैं अपने खेतों में, बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, ये हो गया बासमती, परमल और नौरा, 3 तरह के वो क्या हैं, चावलों के प्रकार हैं जो वो उगाते हैं। तो दोनों किसानों ने सितंबर और अक्टूबर में उगाए और उनको बेचा। तो ए और बी अवयव व्यक्त कर रहे हैं इनके, जो बेचा इनने उसको। ठीक है, ए बता रहा है क्या, सितंबर माह में कितने रुपए की बिक्री हुई है तीनों फसलों की। तो देखिए, बासमती चावल जो है ना, वो 10,000 रुपये का किसने, राम किशन ने बेचा है। जो पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है राम किशन की है, दूसरी पंक्ति जो दी गई है गुरुचरण की है। और बाकी आप देख रहे हो कि ए का मतलब है सितंबर माह और बी का मतलब है अक्टूबर माह। तो सितंबर माह में बासमती चावल 10,000 रुपये का बेचा है राम किशन ने, जबकि 50,000 रुपये का बेचा है गुरुचरण ने। तो इस तरह से आपको आव्यूह में रखना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ परमल जो है, परमल चावल 20,000 रुपये का राम किशन ने और 30,000 रुपये का गुरुचरण ने बेचा है। नौरा जो चावल का प्रकार है, यह 30,000 रुपये का आपको राम किशन ने बेचा है और 10,000 का गुरुचरण ने। इसी तरह बी वाली प्रकार जो बी जो है, ये अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई है वो बताया है आपको। इसमें जो बासमती चावल है 5,000 रुपये का राम किशन ने, 10,000 का परमल चावल और नौरा इतने हज़ार का, गुरुचरण ने 30,000 का, 20,000 का और 10,000 का, 3 प्रकार के चावल बेचे हैं। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किसान यानी गुरुचरण और राम किशन दोनों का प्रत्येक प्रकार के चावल यानी बासमती, परमल और नौरा तीनों अलग अलग, सितंबर और अक्टूबर दोनों अलग अलग महीनों की सम्मिलित यानी दोनों को मिला दिया, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है। सम्मिलित मतलब दोनों को जोड़कर आपको बताना है, यानी इसमें आपको ए और बी को जोड़ना है। और जब आप जोड़ोगे ना, तो आपका जो निकलेगा उसमें आपका क्या आना चाहिए कि बासमती, परमल और नवरा तीनों के आपके दोनों महीने के जुड़े हुए आने चाहिए। साथ में राम किशन का अलग आना चाहिए, गुरुचरण का अलग आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों अवयवों को जोड़ दिया। जोड़ना आप लोगों को आता है, ये रहा ए और ये बी, इनको जोड़कर मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इससे आपका राम किशन का देखिए पहला वाला आ गया, 15,000 का बासमती इसने दोनों महीनों का बताया जोड़ा बेचा, और 30,000 का परमल दोनों महीनों का बेचा, और 54,000 का नौरा दोनों महीनों का बेचा है। ठीक है, इसी तरह से जो गुरुचरण है उसने भी इतने हज़ार का दोनों महीनों का बेचा है बासमती, इतने हज़ार का परमल बेचा है और इतने हज़ार का 10,000 का नौरा बेचा है दोनों महीनों का। तो ये सम्मिलित रूप से इन दोनों को इस तरह से लिख दिया है। देखो, हमें अब अलग से नहीं करना पड़ा। नहीं तो होता है हमें क्या करना होता कि हमको राम किशन के लिए जब देखना होता तो बासमती जो है उसको अलग से निकालना पड़ता है दोनों को जोड़ के, परमल अलग से निकालना पड़ता, नौरा अलग से। 3 बार हो गया। ऐसे गुरुचरण का भी आपको 3 बार निकालना पड़ता, 6 बार आपको उत्तर निकालने पड़ते। तो आपकी जगह ज़्यादा जाती है और आप लोगों को बार बार देखना पड़ता है कि हाँ कहाँ पर है क्या है। अगर ऐसे जोड़ोगे, अवयवों की मदद से करोगे, तो आपको एक ही इतने छोटे से हिस्से में आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। समझ गए ना, अवयव का ये प्रयोग है। दूसरा क्या लिखा है जरा देखना, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, यानी सितंबर मतलब ए और अक्टूबर मतलब बी। तो कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी हुई है बिक्री में, तो कितनी हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ 10,000 का बिका था, यहाँ 5 ही का बिका है, यहाँ 20 का बिका था, यहाँ 10 ही का बिका है, यहाँ 30 का बिका है, यहाँ 24 का ही बिका है। ठीक है, तो कम हुआ है ना। तो कैसे पता चलेगा कितनी कमी आई है, 10,000 में से जब 5,000 को घटाओगे तभी तो पता चलेगा। यानी हमने ए से बी को घटाना है, समझ गए। तो हमें a माइनस बी निकालना है दूसरे में। तो हमने a माइनस बी निकाला, इसमें से इसको घटाया और ये उत्तर आया। और हमें पता चल गया कि ये बासमती वाला है, ये परमल है और ये नौरा है। 3 तरह की फसलों के आपको अंतर पता चल गया। तीसरा देखिए आप, तीसरा इसमें दिया है इसने, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता हो। अब 2% लाभ मिला है इन्हें, ठीक है। तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितना लाभ मिला, अक्टूबर के लिए निकालना है यानी बी वाले के लिए निकालना है। यानी बी का अगर आप 2% निकालो हर किसी का, तो वही तो लाभ होगा, 2% लाभ दिया है आपको। तो आप कैसे निकालोगे ना, पूरे बी का 2% निकाल दोगे। कैसे, इस तरह से अक्टूबर पे 2% लाभ, अक्टूबर बी है तो बी पे 2% लाभ निकालोगे। तो बी का जगह आपने बी लिख दिया आप यू, और 2% प्रतिशत आओगे तो बट्टे में 100 आता है, तो 2/100 हो गया। अब आप क्या करोगे ना, ये जो 2/100 है हर किसी के साथ जाएगा, पहले के साथ,
दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ और छठे के साथ। तो जब ये पहले के साथ जाएगा तो 0 0 से 0 0 कटेंगी और 50 दूनी 100 आ जाएगा। जब ये दूसरे के साथ जाएगा तो 0 0 कटेंगी, 100 दूनी 200 आ जाएगा। ऐसे ही सभी के साथ जाकर हमने सभी का लाभ लिख दिया है। ठीक है, अब हो सकता है आपकी कॉपी में क्या होगा ना, किताब अब जब आप अपनी बुक देखोगे तो इस बुक में ये प्रश्न गलत दिया है, आप उसमें देखोगे तो हो सकता है नीचे वाले अलग उत्तर आ रहे हों। क्यों अलग आ रहे होंगे? जब आप प्रश्न देखोगे तो एक बार देख लेना, जो आपका बी आव्यूह है इसमें ये 0 नहीं होगा, कुछ और दिए होंगे ये वाले। तो जिस तरह से दिए होंगे आप तरीका वही है, बस आपको अंक अलग दे दिए जा रहे हैं, तो आप उसको देखिए एक बार अपनी किताब में और फिर करिए। अगर किताब नहीं है तो इसी प्रश्न को कर लीजिए इसी तरह से लिखकर। समझ गए हो ना? तो ये हमारे तीनों बन गई है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्नों में आव्यूह का प्रयोग करना ये होता है, इस तरह से हम सीखते हैं। बाकी प्रश्नावली में और भी काफ़ी प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर आप और अच्छे से सीख जाओगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे अवयवों का गुणन देखते हैं। दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं? मान लीजिए एक ए अवयव था जिसकी कोटि m गुणा n थी। ये पेपर में आता है प्रश्न, ध्यान देना। एक ए अवयव था जिसकी कोटि m गुणा n थी, बी अवयव था n गुणा p थी जिसकी कोटि। तो अब हमें इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करना कब संभव होगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है आपके लिए। गुणा तभी संभव होगा जब ये पहले अवयव में दूसरा वाला स्तंभ और दूसरे अवयव में जो पहली वाली पंक्ति एन एन है ना, ये समान हो। ये दोनों जब समान होंगे तभी आपका a गुणा बी संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझिए, दो अवयवों को गुणा कर रहे हैं तो उनकी कोटि में जो पहले वाले अवयव के क्या होंगे, आपको स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की कोटि की संख्या समान होनी चाहिए। तभी क्या होगा, a और b का गुणा संभव होगा, नहीं तो असंभव है आप लिख दोगे, संभव नहीं है लिख दोगे गुणा। ठीक है, और यहाँ गुणा संभव भी होता है, नहीं भी होता है। मान लो कभी दो अवयव आपको कोई ऐसे लिख दे अपने मन से और गुणा करो कह दे, तो सबसे पहले आपको कोटि चेक करके देखना है क्या गुणा आएगा इसका या नहीं। सीधे करने मत लग जाना, वरना आप वहाँ पर आपको बहुत बेइज्जती कर फील होगी। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ ध्यान रखना, पेपर में भी ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, अब ध्यान दीजिए, ये और ये तो चले गए, चलो इस काम आए। अब जो बचे हुए हैं एम और पी, वही क्या होगा आपका जो गुणा आएगा उसका, वो भी एक अवयव आएगा गुणा करने पर, उस अवयव की कोटि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे m और p बचा ना, तो m गुणा p क्या आ गया, जो आएगा अवयव उसकी कोटि होगी। ये भी ध्यान, कई बार आपसे पूछेगा, दो अवयव देगा और आपसे कहेगा जो इसका उत्तर आएगा उस अवयव की कोटि बताओ। तो आप पहले उसका गुणा करो, फिर चेक करो, फिर इतना लंबा नहीं करोगे। जो अवयव आपको दिए हैं उसमें देखोगे क्या, पहली बात तो गुणा संभव है, दूसरी बात अगर संभव है तो जो पहला वाला है उसका पहला और दूसरे वाले का दूसरा कोटि पर, वही क्या है आपके जो आने वाला है उत्तर उसकी कोटि है। दोनों प्रश्न पेपर में आते हैं, कई बार आए हुए हैं, आपको ध्यान देना है, इसी तरह से लिखे हुए आएंगे। समझ गए? अब हर प्रश्न पे यही चीज़ चेक करेंगे। तो जैसे हमको एक अवयव दिया है ए इस तरह से, बी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब पहली बात तो ये संभव है नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये 2 गुणा 2 का है तो ये भी 2 गुणा 2 का हो, जरूरी नहीं है। हमारे पास एक हमको पता चल गया है कि कैसे पता चलेगा इन दोनों का गुणा संभव है या नहीं है, वो हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे हम उसको यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए कि पहले वाले अवयव में 2 गुणा 2 कोटि का है, दूसरा अवयव 2 गुणा 3, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला ये समान है समान। इसका मतलब इन दोनों का गुणा संभव है, ए गुणा बी कर सकते हैं, ए और बी को लिख दिया हमने ऐसे। अब जो अवयव आएगा हमारा उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, ये पहले चेक कर रख लेना, ताकि जब आप उत्तर निकालो तो चेक करने के लिए हो क्या सब आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो क्या बचा, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ, तो जो अवयव आएगा ना उसकी कोटि 2 गुणा 3 होगी, 2 गुणा 3 होगी जो उत्तर आएगा इन दोनों का। ठीक है, यानी 2 आपकी पंक्तियाँ और 3 स्तंभ आ रहे हैं ना, तो इसीलिए समझ गए ना। अब जरा देखते हैं गुणा कैसे होता है। पहले अवयव की पंक्ति लोगे, इसका गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से करोगे। कैसे करोगे, संगत अवयवों का गुणा करोगे। 6 गुणा 2 किया, देखिए पहले वाले से गुणा किया, 6 गुणा 2 दिख रहा है, फिर धन प्लस आएगा बीच में, फिर दूसरे वाले को 9 गुणा 7 किया, बस इस तरह से पहला आपका अवयव ऐसे आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, आपने क्या काम किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करके ये निकालना आपने सीख लिया। अब ऐसे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो इससे दूसरा अवयव आएगा। ठीक है, 6 गुणा 6 और 9 गुणा 9। पहली पंक्ति को फिर तीसरे से करोगे तो देखिए, और बीच में धन लगाओगे। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया कैसे,
6 गुणा 2 धन 9 गुणा 7 लिखा। इसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है, तो पहला अवयव 6 गुणा 6 धन दूसरा अवयव 9 गुणा 9 आ गया ऐसे दूसरा अवयव। फिर आगे बढ़े, पहली पंक्ति का काम खत्म नहीं हुआ, सभी स्तंभों के साथ गुणा होगी, तीसरे के साथ भी गुणा होगी, तो 6 गुणा 0 मतलब 2 गुणा, हाँ यहाँ पर ये 6 होगा, ठीक है, इसको 6 कर लेना। 6 गुणा 0 और 9 गुणा 8 इस तरह से आएगा। फिर बाद में 6 गुणा 0 तो 6 0 ही आना है। ऐसे आप फिर जब ये ख़त्म हो गया ना पहले का तीनों स्तंभ के साथ, तो ये पहली लाइन बन जाएगी। अब बात आती है दूसरे वाले पंक्ति की। दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो ये अवयव आएगा पहला। ऐसे दूसरे वाले को जब दूसरे स्तंभ से करोगे तो ये आएगा, और दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो ये आएगा। समझ रहे हो ना? हर बार पंक्ति का प्रयोग करके स्तंभ के साथ आप अवयव निकालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके दूसरे स्तंभ के साथ पहला दूसरा तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करके बाकी अवयव निकाल लोगे। तो इसके बाद इन सबको हल करोगे तो हल करके आपका ये उत्तर आया। और उत्तर देखिए कोटि 2 गुणा 3 आई है, पहले वाले का फर्स्ट, दूसरे वाले का दूसरा, 2 गुणा 3। तो आ गया समझ में? काफ़ी आसान है, कोई टफ नहीं है, बस करते जाओ तो आप सीख जाओगे, करना ज़रूरी है, समझ गए। और दो अवयवों का जब गुणा करते हैं ना तो वो क्या होता है, क्रम विनिमय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो होना जरूरी नहीं है लिखा। अर्थात ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए आ भी सकता है, और ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए नहीं भी आ सकता है, अधिकतर नहीं आता है, कहीं कहीं पे आता है, ठीक है। तो उदाहरण के उससे सीखते हैं। एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी दिया है, आपसे कह रहा है ए गुणा बी निकालो, बी गुणा ए निकालो, और दिखाओ कि ए गुणा बी जो है वो बी गुणा ए के बराबर नहीं है। तो हम करके देखते हैं। ए गुणा बी करते हैं सबसे पहले, तो ए की जगह रख दिया और बी की जगह। सबसे पहले हमें वही चेक करना है, ए गुणा बी। ए का देखिए आप, ए में ए का कोटि क्या है, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, तो इसके लिए 2 गुणा 3 लिखा। दूसरे वाले में 1 2 3, 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 लिख दिया हमने। अब जरा इन दोनों में देखिए, पहले वाले का दूसरा 3 है, दूसरे वाले का पहला 3 है, यानी समान है, तो यानी इनका गुणा संभव है। और आएगा क्या उत्तर, 2 गुणा 2 आएगा, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ आएंगे। समझिए कैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अब लास्ट में हम देखेंगे। पहले हल करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 1 गुणा 2 किया, लिखा है, फिर -2 गुणा 4 किया, बीच में धन का चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह 3 गुणा 2 किया। इन सबसे जो उत्तर आएगा वो पहला अवयव आएगा, समझे। फिर हमने पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ को गुणा किया, 1 गुणा 3 किया, -2 गुणा 5 किया, 3 गुणा 1 किया, सभी को जोड़ दिया, दूसरी आ गया। फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को, तो क्या किया, -4 गुणा 2 किया, 2 गुणा 4 किया, 5 गुणा 2 किया, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ को, सबसे पहले हमने क्या किया, -4 गुणा 3 किया, +2 गुणा 5 किया, +5 गुणा 1 किया, तो इससे चारों अवयव आ गए। अब इनको जो आप जब हल कर लोगे पूरी लाइन को तो 0 आएगा, इसको हल करोगे तो -4 आएगा, इसको हल करोगे 10 आएगा, इसको हल करोगे 3 आएगा। लास्ट में आप देख रहे हो कि 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ आ रहे हैं, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ आएंगे। समझ में आया? और देखिए ए भी आ गया है, ए गुणा बी। अब बी गुणा ए करना है आपने। बी गुणा ए में आपने क्या किया, पहले बी को लिखा फिर ए को लिखा है, ठीक है। और फिर देखोगे कि इसमें देखो 2 1 2 3, 3 गुणा 2 के रूप में लिखा है इसको, ठीक है। तो ये 2 है और इसका पहला 2 है, यानी गुणा संभव है। उत्तर आएगा जो 3 गुणा 3 के अवयव में, यानी 3 पंक्तियाँ आएंगी और 3 स्तंभ आए हुए हैं ना, तो आएंगे। देखते हैं कैसे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, ये आया। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, ये आया। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा किया, ये आया। अब ये तो आ चुका है ना, वो गुणा कैसे करना है। उसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, ये आया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया, ये आया। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से किया, ये आया, ठीक है। अब बात आती है तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ को किया, ये आया। तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को किया, ये आया। और तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को किया, तो ये आया। आपने देखा कि अब यहाँ पे जो इसको हल करके आएगा ये उत्तर आएगा -10, इसको हल करके 2, इसको हल करके ये, ऐसे ऐसे ये सब आएंगे, तो 9 अवयव आ गए। आप देख रहे हो कि 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, और 3 गुणा 3 का है, जो कि हमने शुरू में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तो बी गुणा ए ये आया। अब आप देखिए कि ए गुणा बी आ रहा है 2 गुणा 2 के रूप में इस तरह से,
और बी गुणा ए आ रहा है इस तरह से। तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं एक जैसे? नहीं दिख रहे, तो ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये काम आपको गुणा करना आपने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखिए इस वाले में तो हमने इनको बराबर नहीं दिखाया ना। अब एक उदाहरण आपके लिए ऐसा लिया गया है जिसमें इन दोनों का गुणा करने पर ए बी और बी ए बराबर भी आता है। तो आप पेपर में कभी ऐसा नहीं कह सकते कि क्रम गुणा का जो अवयवों का गुणा होता है, अवयवों का योग तो हमेशा क्रम में होता है, वो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आना ही है, पीछे बताया था। लेकिन अवयवों का गुणनफल जो होता है ना, वो क्रम विनिमय नहीं होता है, सिर्फ क्रम विनिमय, यानी ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए हो भी सकता है, नहीं भी। जब हमेशा होता तो होता है कहते हैं, जब हमेशा नहीं होता तो इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं है। समझिए। लेकिन इस वाले प्रश्न में हो रहा है कैसे, आपने ए बराबर ये लिया, बी बराबर ये लिया, ए गुणा बी करा, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा किया ये, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को किया ये, उसके बाद दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को ये, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को ये, इन चारों को हल किया तो 3008 आया। ठीक है, अब ऐसे उल्टा किया आपने, एक बार बी गुणा ए किया तो बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, अब इनको आपस में कर रहे हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से ये, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ये, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से ये, और पहली पंक्ति को पहले दूसरे स्तंभ से ये, और इनको हल किया तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3008। तो अब आप बताइए कि यह दोनों बराबर हैं या नहीं है, यानी ए बी जो है वो बी ए के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर बराबर आ रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी दो अवयवों को गुणा करने पर ए बी बराबर बी ए ना आए, हमेशा ये नहीं होगा, कभी आ सकता है कभी नहीं भी आ सकता है। तो क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, कभी नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं होता है, सीधी बात है। अब आपको उदाहरण 15 खुद करना है। ठीक है, और भी प्रश्न करने हैं जो गुणा करने वाले ही हैं, तो वो आप खुद करोगे। समझिए, अभी मैं बताऊंगा कौन से हैं। अब कुछ गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म जैसे ये गुणनफल का है, देखना अवयवों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको गुणनफल के देखने हैं गुणधर्म, पहले योग के देखे थे। ठीक है, गुणनफल के जब आप देख रहे हो तो पहला वाला आपका गायब हो गया, क्रम विनिमय, क्योंकि वो नहीं होता है तो इसलिए उसको हटा दिया। जो नहीं होता तो वो गुण है ही नहीं है। ठीक है, जो होता है वो साहचर्य है, यानी एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी बराबर ए बी सी होता है, हमेशा होता है, देखना। जबकि देखिए क्रम विनिमय तो नहीं हो रहा था, लेकिन साहचर्य होता है। अब ए बी सी का मतलब पहले ए गुणा बी करोगे, फिर जो उत्तर आएगा उसको सी से करोगे, और यहाँ पर ए रहने दोगे और बी गुणा सी को हल करोगे, फिर जो आएगा उसको ए से करोगे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको जो उत्तर निकालोगे, इधर का पूरा आएगा जब लास्ट में, और इधर का लास्ट में, तो दोनों बराबर आते हैं। यही क्या है, एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य का नियम। अगला एक नया नियम आ चुका है, वितरण नियम। ये सारे ध्यान रखना, ये सारे के सारे आने वाली क्लासेज में और आने वाले चैप्टरों में काम आएंगे। हमेशा ये चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया, वितरण का नियम है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप ए से गुणा करो बी प्लस सी को, तो क्या होगा, ए बी के साथ जाएगा और ए सी के साथ भी वितरण होगा इसका, तो ए बी प्लस ए सी आएगा। तो ये होता है। ठीक है, ये आव्यूह में होता है। अब ये तो सबको पता है कि हाँ ये तो इस तरह की चीज़ होती है, इसी को क्या बोलते हैं, वितरण का नियम बोलते हैं। और ये क्या होता है, आव्यूहों के साथ में होता है, ये सही। आप ऐसे हल करो चाहे ऐसे हल करो, बराबर आएगा हमेशा, ये आव्यूहों में होता है। ठीक है, ऐसे एक और भी है उल्टा इसका, हो सकता है कि ए प्लस बी आप पहले करो और सी इस साइड से आप गुणा करो, तो सी ए के साथ जाएगा ए सी, और सी बी के साथ जाएगा बी सी। इस तरह से भी आप हल करोगे तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आएगा इधर पर भी। तो अब ध्यान दो कि जो पहला वाला है इसमें आप ए कहाँ से लाए, बाईं तरफ से लाए हो ना, ये दायां तरफ इस साइड, बायां इस साइड होगा, तो आप बाएं से लाए तो इसको बायां वितरण नियम भी कहते हैं। और यहाँ पर आप सी जो है गुणा करने के लिए इसके साथ दाईं तरफ से लाए तो इसको दायां वितरण नियम भी कहते हैं। ये पे बुक में दिया नहीं है लेकिन इसको लिख लेना। आ गया था समझ में? तो ये नियम भी यहाँ लगता है। उसके बाद देखिए, जब हमने योग पढ़ा था तो उस समय योग के लिए तत्समक अवयव हमने पढ़ा था, वो जीरो होता था, जिसमें सारे अवयव जीरो होते थे। ठीक है, जबकि गुणा में जो होता है तत्सम अवयव वो आई होता है, और ये आई हमने पढ़ा था तत्सम अवयव कहलाता है, जब हम ये तत्सम अवयवों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो तत्सम अवयव जो होता है वो तत्सम अवयव ही होता है, कब, जब गुणा के लिए। तो आई होता है 1001 के रूप में भी हो सकता है, और 3 × 3 में भी हो सकता है, 1000100001, यानी जो आपके क्या हैं, ये विकर्ण के अवयव हैं, ये एक एक होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है, और नियम क्या होता है कि एक अवयव ए को अगर आई से गुणा करो तो भी ए ही आएगा, या आई को ए से करो तब भी ए ही आएगा, आई यानी गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही है, तत्सम अवयव का नियम होता है। समझिए, तो इतना काफ़ी है। अब जरा देख लीजिए कौन से आपको प्रश्न घर से करने हैं। एक तो आपको उदाहरण करना है, कौन सा,
15वां वही गुणा वाला है, और साथ में आपको उदाहरण 3.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 करने हैं। खासकर 3 को अच्छे से करना, क्योंकि 3 जो है आपका ये क्या है, गुणा करने वाला है, और 1 और 2 क्या हैं जो आपको कल पढ़ाया गया वो है। तो आप देखिए कौन कौन से हैं। पहली बात तो आपको उदाहरण नंबर कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर इसमें दिया लिखा नहीं है कि फ़ोटो नहीं खींची है, तो आप लोग करेंगे कौन सा, उदाहरण नंबर 15। ठीक है, 15, और साथ में प्रश्न दिखा देता हूँ कौन से हैं। ये देखिए 3.2 का पहला प्रश्न है कि आपको ए बी सी 3 अवयव दिए हैं, आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी। तो आप कर सकते हो ए माइनस बी, बिल्कुल कर सकते हो। 3a माइनस सी आपको एक करा के दिखाया था 2a प्लस बी वाला, उसी तरह से ए गुणा बी भी आप कर सकते हो और बी गुणा ए भी, क्योंकि मैंने गुणा भी आपको सिखा दिया है अभी। ठीक है, ये आप घर से करेंगे पहला। दूसरा देखिए, आपको इन दोनों को जोड़ना है, काफ़ी आसान है मेरे ख्याल से। इन दोनों को जोड़ना है, ये भी और आसान है। इनको जोड़ना है, आसान है। इनको जोड़ना है, आसान है। ये लास्ट में एक चीज़ और ध्यान दो, जब आप इसको जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा पहला अवयव, वो लिखोगे, और उसके अगली लाइन पे आपको इसका मान आता है 1 होता है। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान भी 1 होता है, 1 1 1 1 आएंगे, ऐसा अवयव आएगा लास्ट में। पहले तो आप जोड़ के लिखना, फिर उनके मान रख देना, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति इससे पहले दूसरा अध्याय सीख लिया है। जो आप पढ़ चुके हो ना उसका प्रयोग करोगे, समझ रहे हो। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में जब आप जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, अगली लाइन पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे इसके बदले। ऐसे ही अगला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, अगली लाइन पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac होगा, तो इसको ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिखोगे। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे अगली लाइन पर। बाकी ये दो सिंपल से हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला, अब आपको क्या करना है, निर्देशित गुणनफल परिकलित करने हैं, यानी गुणा आपको करना है। तो इसको और इसको गुणा करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे पहला अवयव आएगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से दूसरा अवयव आएगा, दूसरी पंक्ति को पहले अवयव से तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे अवयव से तो 2 गुणा 2 का एक अवयव आ जाएगा। ऐसे इस वाले में पहली पंक्ति 1 को 2 से करोगे गुणा, पहला अवयव, दूसरी पंक्ति को दूसरे से करोगे दूसरा अवयव, नहीं, पहली पंक्ति को पहले से करोगे तो पहला अवयव, पहली पंक्ति को दूसरे से करोगे तो दूसरा अवयव, पहली पंक्ति को तीसरे से करोगे तो तीसरा अवयव, यानी आपके ये 1 2 3 अवयव आ चुके हैं। बचे हुए 3, दूसरी पंक्ति को पहले से करोगे तो यहाँ पर आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे से करोगे तो यहाँ पर आएगा, दूसरी पंक्ति को तीसरे से करोगे तो यहाँ पर आएगा। ऐसे तीसरी पंक्ति को पहले से करोगे यहाँ आएगा, तीसरे को दूसरे से करोगे यहाँ आएगा, तीसरे को तीसरे को यहाँ करेगा आएगा। यानी जब इन दो को गुणा करोगे ना, देखने में आपको छोटे लग रहे हैं ये दो, गुणा करने के बाद इसमें 9 अवयव आएंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 3 पंक्तियां हैं, एक आपका क्या है, स्तंभ है, तो ये 3 गुणा 1 है, और ये क्या है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। दूसरा दूसरा सेम है, यानी गुणा तो होगा, और क्या आएगा उत्तर, 3 गुणा 3 का आएगा। आया समझ में? अब ऐसे अगला ये वाला भी करना है, समझ गए गुणा, और ये भी करना है। ठीक है, ये भी करना है और ये भी करना है, यहाँ तक के सारे करने हैं। इम्पोर्टेंट इसमें यही वाला था जो मैंने आपको बता दिया दूसरा, बाकी सारे सेम हैं। बाकी प्रश्न करेंगे, उदाहरण अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अभी हम उदाहरण नंबर कहाँ तक पहुँचे हैं, आपका देखा होगा आपने, उदाहरण नंबर हमने किया था लास्ट 13वां। ठीक है, 13वां किया था, उसके बाद 15वां घर से दिया है, यानी 14वां बचा है एक, और उसके आगे के अभी बचे हुए उदाहरण हैं। यानी अध्याय जो है लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, बस सीखना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप लोग कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना, इसलिए मैं घर से भी प्रश्न दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि घर में प्रैक्टिस कर सको, जो ना आए तो वो मुझे भेजो, तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।